हेलो माय डियर। मेरा नाम उज्ज्वल है और वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली मैं सारे वीडियोस लगभग 80 to 90% वीडियोस मेरे इंग्लिश में है, बट आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आप गेट के बारे में गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन तो हमें मिलते हैं। तो आज क्या है, मैं आपको सारा चीज़ के बारे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता क्या है बताऊंगा, इसके फॉर्मूले क्या है बताऊंगा, और लास्ट में एक गेट का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप अगर कहीं बैठे हो तो आप एक काम करो, आप एक पेपर ले लो और प्लस कॉपी भी चल जाएगा, पेपर प्लस पेन ले लो। जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ वो सिर्फ आप सुनो मत, उसको क्या करो, आप लिखो भी। उससे क्या होगा, आप जो चीज सीख रहे हो वो डबल सीख पाओगे, मतलब आपका सीखने का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो बेसिकली इन शॉर्ट SFE को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बेसिकली होता क्या है, स्टेडी फ्लो होता क्या है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है हमें पता होना चाहिए। तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है कि when properties does not vary with respect to time is known as स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है कि जब प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती है टाइम के साथ साथ, उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ओके, तो ये अगर चीज आपको पता है तो गेट में ये इतना यूजफुल आपके लिए नहीं होगा। आपको क्या पता होना चाहिए, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, दैट फॉर्मूला। सो जो गेट का फॉर्मूला है, मतलब सॉरी, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या है, H1 एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस Q दैट इज हीट, H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस W दैट इज वर्क। ये जो है आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूला को पता करने के बाद भी आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, मुश्किल है सॉल्व करना, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें हमें पता होना चाहिए। आप अगर गेट के प्रीवियस ईयर देखोगे तो इस फॉर्मूला के बलबूते पर आप, मुझे लगता नहीं क्वेश्चन कोई सॉल्व होगा आपका। तो आपको इसके अंदर की चीज़ें पता होना चाहिए। वो क्या है मैं बोलता हूँ। एक एंथैल्पी है, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाफ V1 स्क्वायर बोलते हैं, बिकॉज हम सारा चीज को क्या ले रहे हैं, पर मास ले रहे हैं। मतलब एंथैल्पी भी क्या है, किलो जूल पर केजी है, पर यूनिट मास लेते हैं। मास को हम 1 ले लेंगे, पर यूनिट मास, मतलब सब चीजों को मास से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लेंगे, बेसिकली यहाँ पर GZ1 लेंगे और कहीं कहीं H1, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। m मास होता है, यहाँ पर मास हम सबको डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टर्म ले रखे हैं हमने। और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं आप लोग। और Z1 क्या है, ये हाइट है। एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा एक्चुअली Z1 क्या है, ठीक है। नाउ Q क्या है, हमारा हीट है। अगेन H2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन पे क्वेश्चन इन जनरल नहीं पूछे जाते हैं, बिकॉज सिंपल है, थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। रिमेंबर दैट, ये थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो थोड़ा से जो क्वेश्चन आते हैं गेट में, थोड़े से घुमाव हुए आते हैं, सेम टॉपिक तो सेम होता है लेकिन उसमें कुछ वो इन्वॉल्व करते हैं। मतलब एक टर्म याद रखना, एक वर्ड याद रखना जो गेट में बहुत, गेट के कंपटीशन एग्जामिनेशन में वो क्या है, इंटरलिंक। वो क्या करते हैं, दो
फॉर्मूला के बीच में लिंक करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तब भी आप उस छोटे फॉर्मूला के वजह से आप फंस सकते हो, क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर की चीजें हमने थोड़ा जान लिया कि काइनेटिक एनर्जी में क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में क्या करेंगे, ये हमें पता लग गया, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन में क्या पूछे, बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है और पोटेंशियल एनर्जी भी नेग्लिजिबल है। उन केसेस में क्या करेंगे, ये दो टर्म का और इन दोनों टर्म का जो वैल्यूज है वो क्या लेंगे, जीरो कर लेंगे। और बहुत सारे केस में क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू हम जीरो कंसीडर कर लेंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब हम क्या बोलेंगे, स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे। स्पेशल केसेस इन जनरल जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं इन केसेस से रिलेशन होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं नोजल के बारे में। जो नोजल का मैं रिलेशन बता रहा हूं, ठीक है, इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को पता करना जरूरी है, लेकिन गेट में एजम्पशंस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बात करोगे आईएएस के प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें एजम्पशंस की जरूरत पड़ते हैं, बिकॉज सब्जेक्टिव टाइम में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर एजम्पशंस वी हैव टेकन फॉर द केस ऑफ नोजल इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बट हमारा जो ये ट्यूटोरियल है वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ज़्यादा इसको लेंदी करना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा वेरिएबल चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो इसमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A1 V1 रो 1 इज इक्वल टू A2 V2 रो 2। ये हमारे क्या फॉर्मूले हैं, हमारे नोजल के लिए फॉर्मूला है इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला सिर्फ आपने, मेरे को लगता नहीं आप सिर्फ थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हो, ये एफएम में भी है, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में। और यहाँ पर एक हमें और एक अच्छा रिलेशन आता है, इस रिलेशन का यूज करके हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द नोजल इज 44.72 रूट अंडर डेल्टा एच। और इस डेल्टा एच का मतलब भी पता होना चाहिए, दैट इज सीपी, अगर कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो T1 माइनस T2, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डेल्टा एच इक्वल टू सीपी T1 माइनस T2, बिकॉज एच इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, एच इज इक्वल टू CPT होते हैं। इससे हमने इस रिलेशन को बनाया, ठीक है। अब जाते हैं हम टरबाइन के पास। और स्पेशल केसेस में हमारे पास बहुत सारे स्पेशल केस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किस चीज में, हम लोग चलेंगे अब स्पेशल केस, उसका नाम क्या है, टरबाइन। हम चलेंगे अब टरबाइन में, टरबाइन के पास। चलो, टरबाइन केस में क्या होगा, इसका अगर हमें वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, H1 माइनस H2 करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें अगेन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं, मतलब एजम्पशंस बहुत जरूरी है। एजम्पशंस क्या है बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है आपको। वो क्या है, फर्स्ट एजम्पशन क्या होना चाहिए, टरबाइन क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब बाहर के साथ, बाहर एनवायरनमेंट के साथ, मतलब सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट या मास का ट्रांसफर ना हो। सेकेंड, इंसुलेटर सिस्टम मतलब आपको पता होगा, नाइदर मास नॉट एनर्जी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं मैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट करेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये तीन हमारे पास एजम्पशंस लेके हम क्या कर सकते हैं, टरबाइन का वर्क डन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, H1 माइनस H2 है। अगर हम बात करेंगे पंप एंड इवन कंप्रेसर, अगर हम पंप एंड कंप्रेसर की बारे में बात कर रहे हैं तब हम बोलेंगे WP और WC इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ये कैसे है मैं समझाता हूं आपको, ये कैसे हो रहा है। आपने TS डायग्राम पढ़ा होगा इस इन केस ऑफ VCRS साइकिल। ये 1 to 2 जो होता है VCRS साइकिल में, ये ऐसे होते हैं। ये मान लो कंप्रेसर है हमारा, ये कंडेंसर है, ये थ्रॉटलिंग वाल्व है, ठीक है, और ये हमारा इवेपोरेटर है। कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग वाल्व और ये इवेपोरेटर। तो ये कंप्रेसर क्या होते हैं, जस्ट सेकेंड, या 1 to 2 क्या हो रहे हैं, इसमें हम लोग वर्क डन हो रहे हैं, 1 to 2 हम दे रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट को। तो उस केस में क्या हो रहा है, इसका वर्क डन क्या है, H2 माइनस H1 है। पंप के केस में भी वही होता है। अगर हम पंप यूज कर रहे हैं किसी केसेस में, जैसे मान लो पंप कहाँ यूज करते हैं हम, रैंकाइन साइकिल में पंप यूज कर रखा है हमने,
हमने बॉयलर केस में पंप यूज़ करते हैं उस अच्छे प्रेशर के साथ वाटर को बॉयलर के अंदर डालने के लिए, है ना। तो उस तरह केसेस इस तरह केसेस हमारे पास है, तो इसलिए H2 माइनस H1 है। नाउ अगर हम बॉयलर की बात करेंगे, अभी हम बॉयलर के बारे में बात कर रहे थे, बॉयलर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसका जो Q होगा, मतलब अगर बोलेंगे हीट ट्रांसफर कितना होगा, इसमें H2 माइनस H1 इसमें भी होता है, इसको W बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह केसेस आपके पास है, बॉयलर केसेस है, टरबाइन केस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करूंगा कौन सा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, नोजल वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक क्या हमारा टरबाइन वाला केस। अभी जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्वेश्चन आपके साथ आ गया, आपके पास है, आप इसको पढ़ सकते हो, और मैं आपको बोलूंगा वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखे हैं आप एक बार लिख लो, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और ये कैमरे में पूरा आ नहीं पा रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शंस भी मैंने लिखे नहीं अब तक तो चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या हमारे पास है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कंप्लीटली स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बेस पे है, ठीक है। अब क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखना किस तरह का हमारे पास टरबाइन है, क्या है, एडियाबेटिक स्टीम टरबाइन है। अगर इस तरह का हमारे पास टरबाइन दिया हुआ है, अगर इस तरह का हमारे पास टरबाइन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू 0 डायरेक्ट मान लेंगे, बिकॉज ये एडियाबेटिक है। बाकी सारा चीजें हमारे पास दिया हुआ है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, वो टरबाइन वाला फॉर्मूला ये तभी है जब ये नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज Z1 Z2 दे रखा है, V1 V2 वैल्यू दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसी फॉर्मूला को लिखेंगे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। वो क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है H1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर। हाँ, बहुत सी जगह पे आपको C1 भी मिल सकता है, इसमें फिर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। हाफ V1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 हाफ V2 स्क्वायर, हाफ V2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W। नाउ विथ Q इक्वल टू क्या हमारे पास है, 0 है, बिकॉज एडियाबेटिक है। हमें क्या निकालना है, बेसिकली यहाँ पर H1 यहाँ पर निकालना है हमें क्या, W निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, दिस W निकालना है। तो हमारे पास H1 कितना दिया हुआ है, 3200 दे रखा है, किलो जूल है, तो आप इसको किलो जूल 10⁻³ ले लो इसको, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। हाफ V1 स्क्वायर, V1 क्या है, 160 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस G क्या है, 9.81 है, यहाँ पर 10 लेने के लिए कहीं बोल रखा है, नहीं, 9.1 लेंगे, कुछ नहीं दे रखा, तो मल्टीपल 10 है, इज इक्वल टू H2 कितना है, 2600 10⁻³ है, हाफ V2 स्क्वायर, V2 100 है, 100 का स्क्वायर, G 9.81, Z2 कितना है, 6 है हमारे पास, 6 प्लस W। अब क्या करेंगे, इनको सारे को ऐड करेंगे, इन टर्म्स को ऐड करेंगे और उनसे माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास W आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है अभी, आप तो ऑनलाइन वाला कैलकुलेटर प्रैक्टिस करते रहो, सॉरी 2600 मल्टीपल 10⁻³, ओके, सो वी गॉट दिस वैल्यू, प्लस 100 स्क्वायर डिवीजन 2, सॉरी 100 square division 100 square this division 2 is this, plus 2600 multiple 10⁻³ is this, plus 9.81 multiple 6। so what we can do, एक एक करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अब माइनस 3212 इंटू 10⁻³ कर दिया हमने, ये प्लस में आएगा याद रखना, प्लस 160 स्क्वायर, ओके जस्ट अ सेकेंड, हमें क्या करना चाहिए, ब्रैकेट का यूज करना चाहिए, 160 स्क्वायर डिवीजन 2 प्लस 9, सॉरी इसमें हमने प्लस कर रहे हैं, ये अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास गड़बड़ आंसर आएगा, ठीक है, हम प्लस फिर से कर देते हैं, 9.81 मल्टीपल 10, ओके,
या सो हमारे पास कितने वैल्यूज आ रहे हैं बेसिकली, ये 5820 आ रहे हैं। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं फिर से कैलकुलेशन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ मैं। या सो द वैल्यूज वी आर गेटिंग हियर दैट इज here we got only W is equal to 60783.9.24. Okay, so they have as probably they have as in kilojoule. Okay, they have as basically kilojoule per kg. Okay, so they have as this quotient kilojoule per kg, but if they have as this quotient kilojoule per kg, then kilojoule per kg, then we got this answer, and we have to divide this by 10 to the power 3 is equal to this 607.83 kilojoule per kg. Okay, if W is equal to this, but here they said what power output. Now power is what? Watt. So we have to find this in kilowatt. Now for this, what we have basically, mass flow rate is here, and this is what work done. So power is what? Mass flow rate 20 multiple this work done is equal to power. So 20 multiple 607.83. So 12. Okay, divide this by 10 to the power. Already we got that. 156.6 kilojoule per second. That means 156.6 kilowatt. Yeah, so this is the answer we got here if we have value in kilowatt. Okay, because this is in kilojoule, so we have multiple this, then we got this what? Kilowatt. Okay, let me share with you the मैं आपके साथ बोलता हूँ फिर कि ये किलोजूल पर सेकेंड जो है ये कैसे आया हमारे पास, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये किलोजूल पर केजी है मल्टीपल, ये हमारे पास जो मास फ्लो रेट दे रखा है केजी पर सेकेंड। सो किलोजूल केजी कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया? किलोजूल पर सेकेंड, यानी कि इसका क्या है बच गया हमारे पास? किलोवाट। इसलिए मैंने क्या करा है, इसका यूनिट किलोवाट लिखा हुआ है। समझ में आ गया आपको ना? अब चलिए बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें थोड़ा सा आपका कंसेप्ट लगेगा। वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग, किसमें? फ्लो प्रोसेस में। हमारे पास इसमें क्या निकालने बोल रखे, डेंसिटी दे रखा है हमारे पास, और स्पेसिफिक वर्क किलोजूल पर केजी हमें निकालने बोल रखा है। तो जितने मास है वो सारे को आप केजी, मतलब जितने दोनों साइड के टर्म है उनको केजी से डिवाइड कर दो, मतलब मास से उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, अब क्या हमारे पास बच गया? अब हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम लेना है हमें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? W इज इक्वल टू माइनस VdP होता है फॉर्मूला। अगर हम फ्लो प्रोसेस की बात कर रहे हैं वर्क डन निकालने की, तो पंप में फ्लो तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर लेट्स से दिस इज P1 और ए P2। सो यहाँ पर क्या P2 माइनस P1 माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस, और ये माइनस को मल्टीपल करेंगे P1 माइनस P2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचता है कि ये V जो है वो वॉल्यूम है, बट हमारे पास क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखा है। बट हम जानते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बाय मास, दैट इज 1 बाय डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज इसको हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम लेना है, तो 1 बाय डेंसिटी P1 माइनस P2, बिकॉज एक टर्म जो हमारे पास आ रहा है, मतलब इसका जो यूनिट है किलोजूल पर केजी है, इसीलिए इस तरह का लिखा गया है। तो P1 हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखिए 3 मेगा पास्कल। सो P1 3 मेगा 10 टू द पावर 6, और डेंसिटी क्या है? 1000 अपने पास है। और P2 कितना हमारे पास? 70 किलो पास्कल, 70 किलो 10 टू द पावर 3। ओके, नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10 टू द पावर 6 माइनस 70 इंटू 10 टू द पावर 6, ब्रैकेट का यूज करा करो आप लोग। सॉरी सर, दैट इज मिस्टेक। 70 10 टू 30 मल्टीपल 3 है, 3 यहाँ पर 3 है, 3 मल्टीपल 10 टू पावर 6 माइनस 70 मल्टीपल 10 टू द पावर 3। ओके, तो हमारे पास ये आया डिवीजन 1000, तो हमारे पास कितना आ जाए? 2930 जूल पर केजी। सो यहाँ पर W 2930 जूल पर केजी, अगर किलो में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर दो। सो ये कितना आ रहा है? 2.93 किलो जूल पर केजी। हमारे पास ये आंसर है
2.93 किलो जूल पर केजी। ओके, सो ऑप्शन में डेफिनेटली ये होगा हैवी। ओके, सो आपके पास क्या है, ये आंसर आ रहा है। तो बेसिकली आपको क्या पता लगा इस ट्यूटोरियल से कि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान तो होता है, बट अगर कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तब तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा फॉर गेटिंग बेटर मार्क्स। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया हिंदी में। ऑलराइट, सो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको हेल्प हुआ हो तो वीडियो देखने से आपको हेल्प मिला तो आप दूसरों के साथ भी इस चीज को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। और मेरा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, होप टू सी यू अगेन। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, बाय बाय।